Today we are going to understand an important topic of the biochemistry, that is the protein sequencing. Protein sequencing is the process of determining the exact order of the amino acid. इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को पढ़ने से हमें क्या क्या चीजों को समझने में सुविधा रहेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, द आइडेंटिफाई द प्रोटीन स्ट्रक्चर, डिटेक्टिंग द म्यूटेशन और द डिजीज रिलेटेड द ऑल्टरिंग. हमने कहा कि इसको समझने से हमें क्या फायदा मिलेगा. देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है. यहाँ पे ये हम मान लेते हैं कंसिडरेशन करने के लिए कि ये एक क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है. ओके, अब इस डीएनए मॉलिक्यूल से ही किसका सिंथेसिस होता है. इसका सिंथेसिस होता है एमआरएनए का, जिसमें एक एंड 5 होता है, एक होता है थर्ड एंड. ये आप पहले से समझ चुके हैं और कि हम इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन द एक अनदर वीडियो. तो डीएनए में मान लेते हैं पर्टिकुलर इस साइड में, अगर ये जो मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर अगर क्या हो गया है, सडन चेंजेस हो गए हैं, जेनेटिक कोड या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एब्रप्ट हो गई है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट जो एमआरएनए का बनेगा वो भी क्या होगा, डिफेक्टिव होगा. और ये जब आरएनए के अंदर डिफेक्ट हो जाएंगे तो इससे क्या बनती है, इससे बनती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. in that condition that particular part which is determined by this abnormal mRNA molecules, तो क्या होगा, अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो ऑल्टर्ड हो जाएगी. ऐसी ऑल्टर्ड अगर सीक्वेंस हो जाएगी अमीनो एसिड की, तो ये जो प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड चेन वो प्रॉपर फोल्डिंग नहीं कर पाएगी. यहां मैं ये कह सकता हूं ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी मिसफोल्डेड प्रोटीन बन जाएगी. और ये जो मिसफोल्डेड अगर प्रोटीन है तो वो अपना फंक्शन एज एंजाइम नहीं कर पाएगा. ऐसी कंडीशन में एंजाइम हो गया डिफेक्टिव. एंजाइम कैसे हो गए, डिफेक्टिव एंजाइम्स हो गए हैं. तो ये पूरा प्रोसीजर होता है. इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की सीक्वेंसिंग को समझना. और इससे हम डिजाइनिंग, ड्रग डिजाइनिंग है उसके अंदर भी इसको प्रोटीन सीक्वेंसिंग को काम में ले सकते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हमने बताई है अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग. तो अब हम ये देखते हैं कि प्रोटीन की सीक्वेंसिंग को हम कैसे करें. प्रोटीन एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है. जैसे मैं बात करता हूं हीमोग्लोबिन का, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं. हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन कहते हैं. ओके, हीमोग्लोबिन को कहते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन. देखिए, पहले आप इसके स्टेप समझेंगे, फिर एक एक चीज को मैं डिटेल में बताता जाऊंगा, है ना. तो अभी ये देखेंगे कि हीमोग्लोबिन मैंने कहा एक मल्टीमेरिक प्रोटीन होती है. मल्टीमेरिक क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बताया था हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, जिसे हम अल्फा, अल्फा डैश, बीटा और बीटा डैश कहते हैं. ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स बोलते हैं. इसे हम बोलते हैं सब यूनिट्स. कोई कह दे हीमोग्लोबिन में सब यूनिट्स कितनी होती है, तो हम कहेंगे 4 होती है, इसकी सब यूनिट्स होती है. तो अगर आप सोचिए एक बार कि हम हीमोग्लोबिन में सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की सीक्वेंसिंग, और हीमोग्लोबिन में सब यूनिट्स कितनी है, 4. तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पता करना है कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं उसमें सब यूनिट्स कितनी है. तो पहला स्टेप देखिए मैंने क्या लिखा है, द डिटर्मिनेशन ऑफ एमाइनो एसिड कंपोजिशन इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन. पहला तो हम ये देख लेंगे किसी भी प्रोटीन में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं. फिर हमने क्या किया, देखो नंबर 2 में हमने कहा एंजाइमेटिक फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले किसी भी प्रोटीन के अंदर देखेंगे सब यूनिट्स कितनी है, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे. ये काम हो गया. अब हमें पता चल गया कि इसमें 4 क्या होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन या सब यूनिट्स है. अब हम क्या करें, एक पर्टिकुलर को ले लेते हैं, किसको, पॉलीपेप्टाइड चेन को. ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हमने इसको सेपरेट कर लिया. 4 होती हैं इसके अंदर, क्या एन और सी टर्मिनस में लिख देता हूं. आप जानते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में एन और सी टर्मिनस होते हैं. फिर हम एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन को लेंगे, है ना. जैसे मल्टीमेरिक प्रोटीन होती है, 4 सब यूनिट है, ये हमने पता कर लिया. अब हम एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन को लेंगे. अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, बहुत लंबी है, बहुत बड़ी होती है और कॉम्प्लेक्स है, आपस में कन्फर्मेशन से जुड़ी हुई है. तो हमें पहले क्या करना है, इसको तोड़ना पड़ेगा. इसको एंजाइम्स से हम क्या करें, ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेंगे. तो ये भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि इसका फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, इसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है. ये सारी चीजें आगे डिटेल में आने वाली है. अभी तो मैं एक शॉर्ट में आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूं. इससे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन का. यही हमने लिखा है एंजाइमेटिक फ्रेगमेंटेशन
यहाँ पे लिखा ना एंजाइमेटिक फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, कि पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको टुकड़ों में कैसे हम काट सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, थर्ड नंबर स्टेप में देखेंगे, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है, उसके लिए दो सिस्टम दे रखे हैं। पहला मैंने लिखा देखिए एन टर्मिनेस आइडेंटिफिकेशन और सी टर्मिनेस आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों बातें हो गई है। मैंने बताया प्रोटीन में पहले देखेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है, और एक हो गया पार्ट हो गया सेगमेंटेशन करना हो गया। अब क्या होगा, अब जानते हैं कि प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कि यहां पर मैं ये बना देता हूं, ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड का ये एन सी रहा है, दूसरा सी है, ये एन और सी है। और आप जानते हैं कि जब कभी पॉलीपेप्टाइड चेन में सिस्टीन रेजिड्यूज आते हैं तो वो आपस में क्या होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो सकते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ होते हैं, हमने बताया, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सिस्टीन होते हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, क्योंकि सिस्टीन में कौन सा एलिमेंट होता है, सल्फर, इसको हम बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है। तो दो सिस्टीन आपस में जुड़ जाएंगे तो ऐसे एस और एस, इसको कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्योंकि S-2 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं, इसलिए ये S और S बॉन्ड है, ये हो गया डाई सल्फाइड बॉन्ड है। तो तीसरा हमारे पास में क्या काम रह गया, ये जो डाई सल्फाइड बॉन्ड है इसको तोड़ना है, यानी मैं ये लिख देता हूं यहाँ पे ब्रेक करना हुआ, ब्रेकेज ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड। टॉपिक बहुत अच्छा है, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने के अंदर है। ठीक है, ये हो गया, हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्लीवेज कर दिया। फिर ये जो सेगमेंट्स होंगे हम क्या करेंगे, इनका सेपरेशन करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे और कैरेक्टराइजेशन करेंगे। सेपरेशन के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को काम में लेते हैं, प्योरिफिकेशन हम क्रोमेटोग्राफी से कर लेंगे, और उसके कौन से कैरेक्टर है उसका कैरेक्टराइजेशन करना है तो हम क्या काम में लेंगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री को काम में लेंगे। ये पूरे आज का जो वीडियो होने वाला है प्रोटीन सीक्वेंसिंग है, उसको मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको बताया है। क्या बताया कि प्रोटीन को लेते हैं और पहले उसका पता करेंगे इसमें कितनी नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है, मींस नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितनी होती है। After the determination of number of polypeptide chain in a particular protein, we have to we have to break that polypeptide chain into the small segments. The procedure is called as the fragmentation. And after the fragmentation, अब fragmentation के साथ साथ हमें क्या करना है, we have to break the disulfide bond which is present between the cysteine residues है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर भी हो सकते हैं। जैसे चेन में देख रहे हैं दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके बीच में है तो हमने कह दिया इंटरमोलिकुलर है, और एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में तो हम इसको बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर है। तो ये एक प्रोसीजर है, एक आउटलाइन है। अभी हम आगे की स्लाइड्स में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे मैंने पहला पॉइंट क्या लिख रखा है, यहाँ पर देखो, पहला लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड कंपोजिशन इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो हम एसिड हाइड्रोलाइसिस को अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं। तो ये हमने कहा क्या है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, हम क्या करेंगे, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं अगर शॉर्ट में समझाता हूं आपको तो आप समझ जाएंगे इजीली। इस पॉलीपेप्टाइड चेन की मैं रिएक्शन कराऊंगा 6 मोलरिटी का 6M के साथ। HCl को आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में हमें क्या मिला है, 6M, M का मतलब मोलरिटी होता है, अलग से हमारे वीडियोस में नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बारे में। 6M के साथ में हमने क्या किया, इसको मिला दिया प्रोटीन के साथ में। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, एक ट्यूब के अंदर सील कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, सील कर देंगे, सील्ड कर देंगे इन ए ट्यूब। इस ट्यूब में सीलिंग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन बताते हैं। क्योंकि अदरवाइज बाहर की जो एयर है वो इस कंपोजिशन के साथ में मिल जाएगी, तो इसमें जो भी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो हमें क्या कहा, हमने सीलिंग कर दी है, सील्ड इन ए ट्यूब है। क्यों, क्योंकि हम इसे क्या करेंगे, हम ये पर मैं लिख देता हूं, इसलिए ताकि टू प्रोटेक्ट सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड को शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसा, टू प्रोटेक्ट द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। एयर के ऑक्सीडेशन है उससे इसको हम बचाने के लिए इसको सीलिंग कर देंगे। तो अभी मैंने क्या बताया कि पॉलीपेप्टाइड चेन को लेते हैं, उसके साथ में क्या मिला लेते हैं, 6M को, और इसकी सीलिंग हमने कर दी है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको करेंगे गर्म करेंगे, इसकी हीटिंग करेंगे, हीटिंग।
और हीटिंग किस टेम्परेचर पर करेंगे? हम करेंगे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करेंगे। और कितने टाइम के लिए करें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और हम कहें कि हीटिंग करने का जो टाइमिंग है वो हमें रखना है 10 घंटे से लेकर के 100 आवर्स तक में इसको गर्म करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? इस एसिड के इफेक्ट से, कौन सा एसिड है अपने पास में? HCl को काम में लिया। इस एसिड्स के इफेक्ट से क्या होगा? यहां से जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ये अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। इसको हम अलग अलग टेक्निक से, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से वी कैन आइडेंटिफाई। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स, ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो जब कभी भी प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करते हैं उससे पहले हमें अमाइनो एसिड के कंपोजिशन को देखना है, तो हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम भी आती है कि एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या प्रॉब्लम आती है। इसको हमने यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिया है यहाँ पे। क्या? द सेरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन आर द partially degraded. That this is the problem created by the acid hydrolysis, because this process partially degraded the serine, threonine and the tyrosine like the amino acid. And other important problem arises, that is the tryptophan destroy हो जाते हैं। और एक और प्रॉब्लम क्या आती है? ऐसा एसिड हाइड्रोलाइसिस करने से जो ग्लूटामिन होता है वो ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है ये देखें। यहां पर मैं बना देता हूं ग्लूटामाइन को, है ना। ग्लूटामाइन आप जानते हैं कि कोई भी अमाइनो एसिड्स होता है। मैं एक टिपिकल स्ट्रक्चर बता देता हूं। यहाँ पर अमाइनो एसिड में क्या होता है? कार्बन होता है, ऊपर होता है एल्किल ग्रुप, और यहाँ हमने पढ़ा हुआ है COO- कार्बोक्सिलिक आयन है, और दूसरी तरफ क्या होता है? अमाइन आयन होता है, और नीचे होता है हाइड्रोजन। ये जो ग्लूटामाइन है इसके आर में यानी कि साइड चेन क्या होती है? ग्लूटामाइन है, इसके अंदर होती है CH2 CO और NH2, यानी कि यहाँ पे एमाइड रिंग होती है NH3+। ये क्या होते हैं? ग्लूटामाइन में ये क्या होती है? ये होती है एमाइड रिंग, एमाइड ग्रुप होता है इसके अंदर। अब क्या होगा? इस एसिड हाइड्रोलाइसिस से प्रॉब्लम क्या क्रिएट आएगी कि ये जो चेन है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? आप देखो, CH2 C डबल बॉन्ड O और O-, ये बन गया ग्लूटामाइन बन गया, जिसको हम ग्लूटामिक एसिड कह सकते हैं। क्या हुआ? यहां से NH3 हट गया, तो कहने की बात है ग्लूटामाइन से क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। सिमिलरली एस्पारजिन होता है, उससे एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? यहां पर देखता हूं, देखिए एस्पारजिन होता है, उसकी साइड चेन क्या होती है? सिमिलरली ऊपर के समान ही होती है। एस्पारजिन में CH2 CO और NH3+, ये साइड चेन होती है एल्काइल ग्रुप इसकी, एस्पारजिन की। और एसिड हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये क्या होगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CO और O-, ये हो गया एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्जन हो गया। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, हमने कहा यहां पर है एस्पारजिन है, ओके, और यहां पर मान लेता हूं एस्पार्टिक एसिड है, ये है एस्पार्टिक एसिड है। तो एक एस्पारजिन है और एक एस्पार्टिक एसिड है, तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि एस्पारजिन है वो भी एस्पार्टिक एसिड बन गया। तो हमें ये कंफ्यूजन होगा कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में एस्पार्टिक एसिड 2 है, जबकि था क्या? एक एस्पारजिन था और एक एस्पार्टिक एसिड था। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है। ये जो प्रोसीजर किया हुआ है ये एसिड की प्रेजेंस में किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एसिड हाइड्रोलाइसिस है। HCl की प्रेजेंस में किया है। हम बेस के सहायता में भी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलाइसिस। इन दैट कंडीशन वी यूज NOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। वी यूज द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्लेस ऑफ द HCl। तो यहाँ पर अगर हम HCl के पोजीशन पे अगर कॉस्टिक सोडा यानी NOH को काम में ले लेते हैं, और उसके बाद में NOH को काम में लें, और फिर हमने क्या किया कि 4 से 8 घंटे तक इसको हमने गर्म किया, हीटिंग करेंगे, तो भी क्या होगा? बेस के सहायता से भी एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और पॉलीपेप्टाइड चेन है वो डिग्रेडेड हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड में। तो जब कभी भी सीक्वेंसिंग करते हैं उससे पहले हमें क्या करना होता है? एसिड हाइड्रोलाइसिस करना होता है। अब देखते हैं कि हमें पता चल चुका है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब मैंने आपको देखो यहाँ पर क्या बताया उसको पहले देखो। यहाँ पर मैंने कहा कंपोजिशन करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, फ्रेगमेंटेशन। हम समझते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम कैसे बदल पाएंगे और उसका प्रोसीजर क्या होता है। बहुत आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है देखो कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। एंजाइमेटिक यानी एंजाइम की हेल्प से हम डिग्रेडेशन कर सकते हैं, और उसके बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको हम क्लीव कर लेंगे, क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके अंदर आप जानते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता हूँ, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर मैंने कहा ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ पर हमने कहा ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है वो आपस में ये जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे इस जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें आप जानते हैं क्या होता है, एक टर्मिनल होता है एन टर्मिनल होता है, दूसरा टर्मिनल क्या होता है, सी टर्मिनल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग यानी कि केमिकल से या एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे, क्लीव कर देंगे, इससे छोटे छोटे इसके टुकड़े बन जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। उससे हमारी सीक्वेंसिंग करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स आ जाएंगे अमीनो एसिड्स के। तो इस प्रोसीजर को आपको समझना है, तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में बना देता हूं सॉल्ट के अंदर। ये हम मान लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड है। दीज आर द अमीनो एसिड्स दैट आर बॉन्डेड विद द पेप्टाइड बॉन्ड एंड मेक्स ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड दिस पॉलीपेप्टाइड चेन हैज द टू एंड्स। फर्स्ट एंड विच इज नियर टू NH2 मीन्स अमाइन ग्रुप के पास है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस एंड को हम बोलते हैं एन टर्मिनस बोलते हैं। यह है एन टर्मिनस। और आप जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन का जो दूसरा अपोजिट एंड है वहां क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सी टर्मिनस कहते हैं। हर छोटी छोटी बात को आराम से समझते हुए जाना है। ओके, हमने कहा कि इसको हम क्या कह रहे हैं, एक को कह रहे हैं एन टर्मिनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है NH2 जुड़ा हुआ है, और दूसरे एंड को हम क्या बोल रहे हैं, सी टर्मिनस, क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप का सी जुड़ा हुआ है। ये तो ही बात इसके नाम की बात कर रहे हैं। अब देखो कि कोई भी एंजाइम है, ओके, कोई भी एंजाइम है, कोई भी एंजाइम है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को कहां से क्लीव करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, यहां लिख देता हूं, ये कौन सा है, फर्स्ट अमीनो एसिड्स है, और एन टर्मिनस से फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड है, और सी टर्मिनस से कहूंगा तो ये वाला फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। अब मान लेते हैं कि कोई एंजाइम आता है और इस पहले वाले अमीनो एसिड को तोड़ देता है, पहले वाले को, फर्स्ट को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सोपेप्टाइड बोलते हैं। इस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, एक्सोपेप्टाइड बोलते हैं। एक्सो किनारे का पार्ट को काट रहा है, इसलिए एक्सोपेप्टाइड बोलते हैं। सिमिलरली क्या होगा, सी टर्मिनस पे भी अगर कोई एंजाइम इसको यहां से क्लीव कर देता है, पहले वाले अमीनो एसिड को क्लीव करता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम पेप्टाइड एक्सोपेप्टिडेज कहते हैं। इसको भी एक्सोपेप्टिडेज, ये भी क्या होगा, एक्सोपेप्टिडेज होते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या आई, ये कहां से क्लीव करता है, नियर टू फर्स्ट अमीनो एसिड। ये कहां से क्लीव करते हैं, नियर टू फर्स्ट अमीनो एसिड। सिमिलरली यहां पर भी ये कहां से क्लीव करेगा, नियर टू फर्स्ट अमीनो एसिड। छोटी छोटी बातें इसको आप क्लियरली समझते जाएंगे। एक्सोपेप्टिडेज कैन क्लीव फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर अब एक और चीज देखें, एक्सोपेप्टिडेज दो जगह काम कर रहा है। कोई एक्सोपेप्टिडेज तो कहां काम कर रहा है, वहां पे जहां पर एन टर्मिनस है, और दूसरा कहां काम कर रहा है, जहां पे सी टर्मिनस है। तो जो एक्सोपेप्टिडेज काम कर रहा है कहां पे, एन टर्मिनस के पास में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे एमिनोपेप्टिडेज। ओके, यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, ये क्या है, एमिनोपेप्टिडेज, इसको बोलते हैं एमिनोपेप्टिडेज कहते हैं, क्योंकि ये अमाइन ग्रुप के पास से क्लीव करता है। और वो एक्सोपेप्टिडेज जो कि क्लीव कहां करता है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप के पास कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसे हम कहेंगे कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये सब छोटी छोटी बातें जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे उस समय बहुत काम की रहेगी, इसलिए हमें समझना जरूरी है। हमने कहा एक्सोपेप्टिडेज होता है, फर्स्ट अमीनो एसिड के पास से क्लीव करता है। अगर एन एंड पे करें, एन एंड का मतलब जहां अमीनो ग्रुप है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एमिनोपेप्टिडेज कहेंगे।
और वो एक्सोपेप्टिडेज जो सी टर्मिनस के पास से क्लीव करता है, सी टर्मिनस पे क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए हमने नाम क्या रखा है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज रखा है। ये दो बातें होंगी। साथ में आपने क्या नोटिस किया, यहां पर देखो क्लीव कहां से हो रहा है इसके अंदर, ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है उसमें कहां से क्लीव करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ से, यानी अमाइनो एसिड है उसके लेफ्ट साइड में क्लीव करता है। ये कहां से करता है, इसके अमाइनो एसिड की पोजीशन से लेफ्ट साइड में क्लीव कर रहा है। जबकि जैसे यहां पर आप देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हो गया पहला अमाइनो एसिड है तो उसके अमाइनो एसिड के लेफ्ट में क्लीव कर रहा है। तो ये वाला अमाइनो पेप्टिडेज है वो कहां से क्लीव कर रहा है, वो कर रहा है राइट साइड से क्लीव कर रहा है। रटने की बात तो है नहीं, इसमें आराम से समझ सकते हैं कि NH2 यानी कि एन टर्मिनस है, उसके पास भी ये पहला अमाइनो एसिड है तो वो कहां से क्लीव कर रहा है, इस फर्स्ट वाले अमाइनो एसिड के राइट साइड के अंदर ये क्लीव कर रहा है। अब यहां आ जाओ, कोई भी एंजाइम्स या कैटालिटिक एक्टिविटी जो अमाइनो एसिड्स को इस इंटरमीडिएट पार्ट से कहीं से भी क्लीव कर देता है, यानी यहां से लेके यहां तक क्लीव कर देता है इंटरमीडिएट जोन को, तो ऐसों को हम क्या बोलेंगे, एंडोपेप्टिडेज बोलते हैं। एंडोपेप्टिडेज एंजाइम्स कहते हैं, एंडोपेप्टिडेज है ये, समझ गए। तो एक्सोपेप्टिडेज क्या होता है और एंडोपेप्टिडेज क्या होता है, ओके। एमिनोपेप्टिडेज क्या है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या है, वो हमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है वो भी आपको समझना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके लिए कुछ शर्त है कि ये एंजाइम कहां से क्लीव करेंगे और कौन सी कंडीशन पे नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहां पर एक आपको नोट डाल देता हूं, ये अमीनो एसिड्स है वो क्लीव तो कर देंगे, लेकिन अगर कहीं पर भी इन पोजीशन के आसपास किसी प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड के पास में अगर आ जाता है प्रोलीन अमीनो एसिड आ जाता है तो वहां से पेप्टाइड बॉन्ड क्लीव नहीं होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रेस्ट्रिक्टेड क्लीवेज, रेस्ट्रिक्टेड क्लीवेज कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड क्लीवेज ऑफ, ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। यहां आते हैं, सारी बातों को लिख देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये बेसिक क्या हो गई, हमारे पास में एक शर्त हो गई है। जैसे मैंने क्या कहा, समझाना क्या चाह रहा हूं, अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे एक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हमने कहा ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ऐसे बहुत लंबी लंबी चल रही है, ओके। ये इसका पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनस है और ये वाला कौन सा है, सी टर्मिनस है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो सेकंड अमीनो एसिड है वो कौन सा है, वो है प्रोलीन। सेकंड वाला कौन सा है, प्रोलीन है। ऐसी कंडीशन में एक्सोपेप्टिडेज अगर यहां से क्लीव करने की कोशिश नहीं करेगा तो क्या होगा, हम कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड है, यहां से ये क्लीव नहीं कर पाएगा। जब प्रोलीन वाला जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड है वहां से क्लीव नहीं कर पाएगा। सिमिलरली एंडोपेप्टिडेज है वो इस प्रोलीन के पास वाले इंटरमीडिएट जोन से अगर काटना चाहेगा तो भी क्या होगा, यहां पर भी ये क्लीवेज नहीं होगा, यहां पर भी ये रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो ये कुछ कंसिडरेशंस होते हैं कि आप किसी एंजाइम के साथ में किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के रिएक्शन कराते हैं तो कहाँ फ्रेगमेंटेशन होगा या नहीं होगा। अभी मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं इसके बाद में टाइप्स ऑफ एंडोपेप्टिडेज और एक्सोपेप्टिडेज के बारे में। तो पहले जब आप इन बेसिक्स को जब समझ लेंगे तब आगे की जो बातें हैं वो क्लियर होती जाएगी। तो देखिए अब आपको मैं आगे की चीज समझाता हूं। मैंने कहा कि ये कैसे आपको समझना है कि ये पेप्टिडेज कैसे होते हैं और कैसे कैसे क्लीव करते हैं। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले प्रोटीन, ये मान लेते हैं कोई भी प्रोटीन है और इस प्रोटीन को फ्रेगमेंट करने के लिए हमारे पास में स्ट्रेटेजी है, वो कौन सी है, दो प्रकार के हैं। यानी हम कैसे करेंगे, नंबर वन हम कर सकते हैं सिंथेटिक मेथड से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। पहला है सिंथेटिक मेथड है, ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं ये है सिंथेटिक मेथड। और उसके बाद में हम किससे कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास में मेथड है उसको हम कहते हैं एंजाइमेटिक मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, हमारे पास में एंजाइमेटिक मेथड होता है, ओके। अब पहले मैं आता हूं किसमें, पहले पॉइंट के ऊपर कौन सा, सिंथेटिक मेथड का डिस्कशन मैं करूंगा और उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे किसका, अपने एंजाइमेटिक मेथड का, ओके। चलिए अब देखो यहाँ पे ये जो सिंथेटिक मेथड है उसको करने के लिए हमारे पास में क्या क्या रास्ते हैं। हमारे पास में तीन तरह के केमिकल्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। और इस हर मेथड की मैं आगे फिर आपको डिटेल भी बताऊंगा,
तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है और रिलैक्स में काम करते हुए रहना है। सबसे पहला केमिकल है साइनोजन ब्रोमाइड। पहला कौन सा है जिसको मैं बताना चाहूंगा, उसका नाम है साइनोजन ब्रोमाइड। इसका नाम खुद ही बता रहा है। इसमें क्या होगा, एक होगा साइनाइड ग्रुप होगा और दूसरा क्या होगा, ब्रोमीन होगा, साइनोजन ब्रोमाइड। दूसरा कौन सा है, हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, हाइड्रोक्सिल एमाइन। ये हम लिख देते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। ये हो गया हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन आप जानते हैं एक OH ग्रुप होगा और क्या होगा, एक NH2 ग्रुप होगा, तो हमने इसको नाम रखा हाइड्रोक्सिल एमाइन। तीसरा आयोडोसो बेंजोएट। तीसरा कौन सा है, उसका नाम लिख देते हैं आयोडोसो बेंजोएट। ये हमने लिख दिया है आयोडोसो बेंजोएट हो गया। तो इस सिंथेटिक मेथड में हम तीन के बारे में पढ़ेंगे, साइनोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सिल एमाइन, और हम किसके बारे में समझेंगे, आयोडोसो बेंजोएट के बारे में समझेंगे। अब हमें यह देखना है इसके अंदर कि साइनोजन ब्रोमाइड है वो पॉलीपेप्टाइड चेन को कहां से क्लीव करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक आपके सामने एक अगेन चेन बना देता हूं। हमने कहा देखो यहाँ पर इस पॉलीपेप्टाइड चेन को आप ध्यान रखेंगे तो आप चीजें समझ पाएंगे। यहाँ पे ये है एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में आप जानते हैं एक होता है एन टर्मिनस और दूसरा होता है सी टर्मिनस होता है। ये मैंने बता ही दिया था। एन टर्मिनस को एन टर्मिनस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है NH2 होता है और सी टर्मिनस पर क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, अब ये साइनोजन ब्रोमाइड की जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो पहली बात, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं पहले, ये जो तीनों ही जो मैंने नाम लिखे हैं साइनोजन ब्रोमाइड, ये वाला साइनोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सिल एमाइन और आयोडोसो बेंजोएट, ये तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों की कैटेगरी कौन से हैं, किस टाइप के हैं, ये हैं एंडोपेप्टिडेज होते हैं। एंडोपेप्टिडेज है, एंडोपेप्टिडेज है, यानी कि ये कहां से क्लीव करेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन को इंटरमीडिएट जोन से। ये ध्यान रखना, ये तीनों कौन से एंडोपेप्टिडेज है। अब देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, ये आपके सामने एक आगे पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई, एक तरफ है एन टर्मिनस है, दूसरी तरफ क्या है, सी टर्मिनस है। और अब यहां पर हम मान लेते हैं कि ये वाला एमाइनो एसिड कौन सा है, ये वाला एमाइनो एसिड है मेथियोनिन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं METH, ये आ गया मेथियोनिन है। तो ये क्या करेगा, ये वाला, ओके, ये वाला मैं येलो कर देता हूं इसको, ये वाला है मेथियोनिन है। तो साइनोजन ब्रोमाइड क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहां से क्लीव कर देगा, यहां से क्लीव कर देगा। और कहां से कर रहा है, सी टर्मिनस से कर रहा है। कहां से करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना है। ये कहां से करेगा, सी टर्मिनस से करेगा। ओके, तो साइनोजन ब्रोमाइड कैसे क्लीव करता है उसकी मैकेनिज्म तो मैं अलग से अभी डालूंगा और डिटेल के अंदर बाद में समझाऊंगा। पहले इस फ्लो चार्ट को समझना है ताकि आप समझ सकें कि हाइड्रोक्सिल एमाइन और आयोडोसो बेंजोएट साइनोजन ब्रोमाइड कैसे फंक्शन करते हैं। तो हमने कहा कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है और जब उसकी रिएक्शन आपने किससे कराई है, मैं यहाँ पर एरो खींच देता हूँ साइनोजन ब्रोमाइड के साथ में। तो साइनोजन ब्रोमाइड क्या करेगा, सी टर्मिनस से क्लीव करता है, एन से नहीं करेगा। और मेथियोनिन जब होगा तो ही क्लीव करेगा। तो मेथियोनिन आ गया और इसके कहां पर करेगा, हमने कहा सी टर्मिनस के पास से क्लीव कर देगा। ओके, यहां से हो गया, इसका क्लीवेज हो गया। अब हम देखते हैं कि अपना आ गया हाइड्रोक्सिल एमाइन है। हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ में क्या है, ये इसके भी इसके दो तरीके से ये क्लीवेज करता है। कहां कहां से करता है उसको हम समझते हैं। नंबर 1, ओके, पहला होगा जहां एलानिन और ग्लूटामेट होगा, जहां पे क्या होगा, एलानिन होगा ना, एलानिन एमाइनो एसिड आप जानते हैं। और कहां पे, जहां पर ग्लूटामेट होगा, एलानिन और ग्लूटामेट होता है, ये वहां से क्लीव करेगा। एलानिन और ग्लूटामेट वाली पोजीशन से ये क्लीव करते हैं। सिमिलरली क्या होगा, यही ग्लाइसिन और एस्पार्जिन, ग्लाइसिन होगा वहां पर क्लीव करेगा, ग्लाइसिन के पास। और कहां करेगा, एस्पार्जिन है, ये इनकी पसंद की जगह है जहां से ये क्लीवेज करते हैं, हाइड्रोक्सिल एमाइन होता है। और ये है कौन से, मैंने पहले ही आपको बताया ये कौन से हैं, ये एंडोपेप्टिडेज है। तो किनारे वाले को नहीं करेंगे, यानी कि ये वाला जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है यहाँ पे क्लीव नहीं करेंगे। फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड है वो कैसा है, इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, इन तीनों के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, यानी क्रॉस कर देता हूं। ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है यहाँ इनके लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये साइड किसी है, ये तो एक्सोपेप्टिडेज की है। इंटरमीडिएट जोन के अंदर एलानिन ग्लूटामेट आएगा, ये ग्लाइसिन एस्पार्जिन आएगा, वहां पर कौन करेगा, हाइड्रोक्सिल एमाइन होता है वो क्लीवेज कर देता है। ये हाइड्रोक्सिल एमाइन है वो क्लीवेज करेगा। तो हमें साइड के बारे में पता करना है आपको। अब आते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा कौन सा अपने पास में, तीसरा आ गया अपने पास में आयोडोसो बेंजोएट। इसकी कहानी क्या है,
इसके लिए भी देखें आप, ये क्या करता है, सी टर्मिनस से क्लीव करता है। और कहाँ करता है, जहां पर ट्रिप्टोफेन है। कहां पर होगा, जहां पर क्या होगा, ट्रिप्टोफेन होता है, वहां पर ये क्लीव करता है, ट्रिप्टोफेन के पास में। और कहां करेगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं, सी टर्मिनस होता है, ये भी वहीं पर क्लीव करता है, सी टर्मिनस पे क्लीव करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप अभी इसमें देखेंगे। यहां पर मैंने कहा कि एक अगेन एक मैं पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेता हूं। ये आ गई है एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में अगेन एक एन टर्मिनस है और एक आ गया सी टर्मिनस है। तो ट्रिप्टोफैन क्या करेगा, उसको आपको ध्यान से समझना है, कहीं एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पर मैं मान लेता हूं कि यहां पर मान लेते हैं कि एक यहां पर है, कौन सा, ट्रिप्टोफैन। हमने कहा ट्रिप्टोफैन के पास में क्लीव करता है, एक ट्रिप्टोफैन तो ये है, दूसरा ट्रिप्टोफैन है वो ये वाला है, ठीक है ना, ये है दूसरा ट्रिप्टोफैन, ये वाला दूसरा, ये भी ट्रिप्टोफैन है। और इसी तरीके से हमने कहा एक है ये वाला ट्रिप्टोफैन है। अभी मान लेते हैं तीनों ही ट्रिप्टोफैन है जो मैंने बनाए हैं, ओके, ये तीनों ही ट्रिप्टोफैन है मान लेते हैं, ये वाला भी ट्रिप्टोफैन है, ये वाला भी ट्रिप्टोफैन है और ये वाला भी ट्रिप्टोफैन है। अब ध्यान से समझिएगा कि क्लीवेज कहाँ होगा और कहाँ पर नहीं होगा, उसको समझना आपको जरूरी है। देखो ये क्या करेगा, यहां से क्लीव नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं नहीं, नो, है ना, यहां पर क्लीव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सोपेप्टिडेट की साइट है। मैंने कहा ट्रिप्टोफैन के पास से क्लीव करेगा, लेकिन इस पोजीशन पे नहीं करेगा। उसके दो कारण है, पहला पहला तो ये एन टर्मिनस है, वो उसकी आदत ही नहीं है एन टर्मिनस के पास में क्लीव करना। और दूसरा क्या होता है, ये एक्सोपेप्टिडेज की साइट है, तो यहां से भी क्लीव नहीं करेगा। अब यहां आ जाए इस साइड में, यहां पर, हाँ अपने आ जाए, यहां पर आ जाए, इधर भी क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये वाला क्या होता आपका, ये होता, ये भी ट्रिप्टोफैन होता, तो ये यहां से भी क्या क्लीव नहीं करता, ये भी क्लीविंग साइट नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ, सी टर्मिनस है, वो तो सही है, हमने कहा सी टर्मिनस से क्लीव करेगा, लेकिन एक्सो वाली साइट है, एक्सो पेप्टिडेज की, तो यहां भी नहीं करेगा। तो कहां से क्लीव करेगा, ये वाला जो अमाइनो एसिड है या ये वाले जो अमाइनो एसिड्स है, यहां पर भी नहीं करेगा, क्योंकि ये कौन सी है, ये है एन टर्मिनस की साइट है, एन टर्मिनस के पास में नहीं करेगा। तो कौन सा होगा, ये जो 3 नंबर पे मैंने ट्रिप्टोफैन बनाया है, यहां पर क्या होगा, परमिटेड है, यहां पे परमिटेड है कि ये क्लीवेज कर सकता है। ये बातों को समझना है। ये मैंने 4 आपको एग्जांपल बता दिया ना ट्रिप्टोफैन के, कि पोजीशन को ध्यान रखना, किस जगह पर क्लीव करेगा, कहां नहीं करेगा। 1 नंबर पे क्यों नहीं, क्योंकि उसके 2 रीजन है, पहला एन टर्मिनस है, दूसरा एक्सोपेप्टिडेज की साइट है, तो प्रोहिबिटेड हो गई, ओके। 2 नंबर पे क्यों नहीं है, तो एंडोपेप्टिडेज, ओके, परंतु ये कौन सा है, एन टर्मिनस की ओर है, तो क्लीव नहीं करेगा। 4 नंबर पे क्यों नहीं, क्योंकि है तो सी टर्मिनस, परमिटेड है, परंतु एक्सोपेप्टिडेज की साइट है तो नहीं करेगा। 3 नंबर पे परमिटेड क्यों है, क्योंकि इस 3 नंबर पे क्या है, एंडोपेप्टिडेज है की साइट है और सी टर्मिनस है, तो यहां कर सकता है। लेकिन अब आप देखो इसी के अंदर, यहाँ पे मैं आपको एक और फिगर समझाता हूं, तब आप थोड़े से कंफ्यूज होके फिर समझेंगे। अब एक बार इमेजिन करो, यहाँ पे मैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन दोबारा बना देता हूँ, ओके, यहाँ पे हमने बनाई एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता हूँ, और आपको और बता देता हूँ मैं कुछ चीजों को, कॉन्सेप्ट को आपको समझते चलना है। ये हमने कहा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हो गया सी टर्मिनस और ये हो गया एन टर्मिनस। अब देखें यहाँ पे, अब हमने क्या कहा, जैसे मान लेते हैं ये वाला अमीनो एसिड है, कौन सा है, ये अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन है, और हमने इसकी रिएक्शन किससे करी, आयोडोसोबेंजोएट से, इसके साथ में हमने रिएक्शन कराई, और हमने कहा कहाँ क्लीव करता है, सी टर्मिनस पे करता है और एंडोपेप्टिडेज है। अब ये है ट्रिप्टोफैन, अब ये क्लीव तो कर सकता है, सी टर्मिनस पर है और एंडोपेप्टिडेज है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लेते हैं यहां पर आ गया प्रोलीन आ गया, अब यहां पर आ गया प्रोलीन, और मैंने आपको पहले ही बताया प्रोलीन वाला पेप्टाइड बॉन्ड है, उसका ब्रेकेज नहीं होता है, प्रोलीन आने से वो कंसिडरेशन में नहीं आता है, वो एंजाइम वहां पर क्लीव नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे ये बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो ये मैंने बताया आपको अभी केवल एक सिंथेटिक मेथड के बारे में केवल डिस्कशन किया है। ये मैंने अभी किसका डिस्कशन किया है, इस सिंथेटिक मेथड के बारे में डिस्कशन किया है। और अभी आप क्या समझेंगे, एंजाइमेटिक मेथड कैसे होता है उसके बारे में और अभी समझाता हूँ। तो इसको जैसे ही आप उतार लेंगे ना, उसके बाद में आप समझ पाएंगे कि एंजाइमेटिक मेथड कैसे होता है और एंजाइम्स कितने टाइप के होते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल समझेंगे। अभी इसकी डिटेलिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले फ्लो चार्ट को समझ लो कि साइनोजन ब्रोमाइड है वो रिएक्शन कैसे करता है, ये वाला साइनोजन ब्रोमाइड है ये रिएक्शन कैसे करता है, कैसे क्लीव करेगा ये मैं बताऊंगा आपको, हाइड्रोक्सिल अमाइन कैसे करेगा, तो हम इसकी बायोकेमिकल रिएक्शंस के माध्यम से और अभी समझेंगे। तो अभी मैं शुरू करता हूं कौन सा, एंजाइमेटिक मेथड के बारे में।
दिमाग में क्लियर कर लेना कि मैंने एक चीज को समझाया अभी सिंथेटिक मेथड को, अब करेंगे एंजाइमेटिक मेथड को। यहाँ पर मैं पहले नाम लिख लेता हूँ। ये क्या है, हमने बना दी एक प्रोटीन, ये आ गई प्रोटीन है, और इस प्रोटीन को आपको क्लीव करना है, कौन से मेथड से करना है, हमने कहा एंजाइम वाले मेथड से करना है, यानी कि एंजाइमेटिक मेथड है, उससे हम क्या करेंगे, इस प्रोटीन को अब तोड़ने वाले हैं। अब अभी मैंने आपको नाम बताया था कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का क्लीवेज कहां से हो रहा है, इसके आधार पे मेथड में हमने क्या नाम दिए थे, एक्सोपेप्टिडेज टाइप का और एंडोपेप्टिडेज। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं एक बार के लिए, एक्सोपेप्टिडेज नेचर के एंजाइम्स हो सकते हैं, या कौन सी नेचर के एंजाइम्स हो सकते हैं, एंडोपेप्टिडेज नेचर के। ये हो गई बात। और ये मैंने आपको बता दिया था एंडो और एक्सो का मतलब क्या होता है, कि जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये वाली एक पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई, और अभी हमने आपको बताया था एक तरफ है एन टर्मिनस, दूसरी तरफ है सी टर्मिनस। तो हमने कहा कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसकी एक तरफ क्या एन टर्मिनस है, दूसरी तरफ है सी टर्मिनस, और अगर इस फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड एन टर्मिनस के पास से क्लीव करे तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोपेप्टिडेज, और सी टर्मिनस के एक नंबर कार्बन के अमाइनो एसिड के पास से अगर क्लीव करे तो उसको बोलते हैं एक्सोपेप्टिडेज। और साथ में मैंने आपको बता दिया था कि ये इंटरमीडिएट जो पार्ट होता है, यहां से अगर क्लीव करते हैं तो हम उसे कहेंगे एंडोपेप्टिडेज कहते हैं। ये हमने बता दिया, तो नाम से भी आप समझ जाएंगे एंडोपेप्टिडेज और एक्सोपेप्टिडेज क्या होता है। चलिए अब हम और आगे चलते हैं, इसको चीजों को क्लियर करते रहते हैं। अब दोनों में वो दो बात आ गई, कौन कौन सी, कि एक्सोपेप्टिडेड है तो कौन से एंड से काट रहा है, मैंने कहा या तो एन टर्मिनस से क्लीव कर रहा है या सी टर्मिनस से क्लीव कर रहा है। तो एक्सोपेप्टिडेज जो एंजाइम्स होते हैं ये कितने टाइप के हो गए हैं, दो टाइप के हो गए हैं। कौन कौन से, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। एक्सोपेप्टिडेज है, हमने कहा ये भी कितने टाइप के हो गए, एक्सोपेप्टिडेज हो गए दो तरीके से, दो टाइप के हो गए। पहले तो वो है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को कहां क्लीव करेंगे, सी टर्मिनस के पास में। पहले वो हो गए जो कि एन टर्मिनस से कर रहे हैं, दूसरे में हम लिख देते हैं सी टर्मिनस के पास से क्लीव कर रहे हैं, ये हो गया सी टर्मिनस। क्योंकि आपने कंडीशन देखी है, दो ही कंडीशन है, एक एन टर्मिनस और एक सी टर्मिनस। एक्सोपेप्टिडेज है, अगर हमने कहा यहां पर जो मैंने एक नंबर लिखा है एन टर्मिनल के पास से यहां से क्लीव करता है, तो हमने क्या कहा, एन टर्मिनस और एक्सोपेप्टिडेज। और यहां पे क्लीव करता है तो क्या हो गया, सी टर्मिनस और एक्सोपेप्टिडेज हो गया। ये दो टाइप के प्रकार हो गए। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो एन टर्मिनस के पास से काटता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमिनोपेप्टिडेज कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एमिनोपेप्टिडेज बोलते हैं। एमिनोपेप्टिडेज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर अमाइनो ग्रुप है। सी टर्मिनल वाले को क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सी पेप्टिडेज कहते हैं। कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्यों कहते हैं, क्योंकि सी टर्मिनस के पास में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, इसलिए बोलते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज कहते हैं। ये एमिनो पेप्टिडेज होते हैं, ये अमाइनो एसिड को कहां से क्लीव करते हैं, जो ये कर सकते हैं, मैं यहां पर चार्ट में लिख देता हूं, एनी अमाइनो एसिड ये कट कर सकते हैं, एनी अमाइनो एसिड, कोई भी अमाइनो एसिड होगा उसके पास से कर देंगे कट एनी अमाइनो एसिड, कट एनी अमाइनो एसिड। एनी अमाइनो एसिड का मतलब ये नहीं है किसी भी एंड से काट दे, इंटरमीडिएट से नहीं कर सकते। एक्सोपेप्टिडेज है इसलिए कट तो कहां करेंगे, फर्स्ट एंड पे करेंगे। ये वाली जो पोजीशन है एन टर्मिनल पे पहला अमीनो एसिड ही हटाएंगे, ये तो शर्त है ही, ऐसा नहीं है मैंने लिखा कट अमीनो एसिड, एनी अमीनो एसिड किसी को भी कट कर देंगे, एन टर्मिनल से पहला अमीनो एसिड ही हटाएंगे। अब ये भी नहीं है कि हर एक को हटा देंगे, अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पर प्रोलीन आ गया तो कट नहीं लगाएगा, इसके पास में अगर प्रोलीन है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो कट नहीं लगेगा। इन चीजों को हमें समझना है। अब बात आते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज की बात कर रहा हूं। ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होते हैं इसको भी क्या कर रहे हैं कि हम तीन क्लास में मैं क्लासिफाइड करके आपको बता देता हूं। ये तीन टाइप के हो गए, पहला कौन सा हो गया, ए, दूसरा हो गया बी कैटेगरी के, और तीसरा हो गए सी कैटेगरी के। अब देखें प्रकार किसका है, किसका टाइप की बात करो, है तो एक्सोपेप्टिडेज, हम अभी किसका डिस्कशन कर रहे हैं, हम एक्सोपेप्टिडेज का कर रहे हैं, जो कि पेप्टाइड को, पॉलीपेप्टाइड चेन को किनारे से काटता है, फिर मैंने कहा सी एंड से काटता है कार्बोक्सिल ग्रुप से। इसमें भी तीन कैटेगरी हो गई है, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये वाला जो ए है वो किसी भी अमाइनो एसिड को क्लीव कर सकता है, एनी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये वाला किसी को भी क्लीव कर सकता है, तो मैं लिख देता हूं एनी, एनी शॉर्ट में लिख देता हूं अमाइनो एसिड, किसी भी अमाइनो एसिड को क्लीव कर सकता है। लेकिन कहां कहां पे यह नहीं कर पाएगा, वो है आर्जिनिन और लाइसिन।
आर्जिनिन और लाइसिन होगा वहां पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बी वाला क्या करता है, केवल और केवल ओनली, ये ओनली है आर्जिनिन और लाइसिन पे करेगा। ये वाला बी कैटेगरी वाले क्या करेंगे, ओनली, एक ओनली कहाँ करेंगे, जहां पे आर्जिनिन आएगा, आर्जिनिन शॉर्ट में लिख देता हूं, और लाइसिन, जहां पर आर्जिनिन और लाइसिन होगा वहीं पर क्लिक करेगा, ये बी वाला करेगा। सी वाला क्या करेंगे, ये फिर एनी अमाइनो एसिड है, कोई भी अमाइनो एसिड आएगा वहीं से क्लिक कर देगा, एनी अमाइनो एसिड है वहां क्लिक कर देगा। एनी का मतलब अगेन जो शर्त पहले से है कि एक्सोपेप्टिडेज है तो कहां से करेगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड हटाएगा, और सी टर्मिनस पर है तो ये भी कंफर्म है, सी जो टर्मिनल होगा वहीं से करेगा। एनी का मतलब ये नहीं है पॉलीपेप्टाइड चेन में कहीं से भी कर दिया, और प्रोलीन पास में नहीं होना चाहिए, वो तो परमानेंट एक रूल है, अगर प्रोलीन होगा तब तो वो पेप्टाइड बॉन्ड है, वो इसे ब्रेकेज नहीं कर पाएगा। अब आते हैं अपने किसमें, एंडोपेप्टिडेज की बात कर रहा हूं। ये जो एंडोपेप्टिडेज होते हैं ये भी एक्सोपेप्टिडेज की तरह एन टर्मिनस और सी टर्मिनस की बात कर लेते हैं, कहां से क्लीव करेंगे, तो यहाँ पे मैं इस फ्लो चार्ट को बना देता हूं, यहाँ पे ये फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है। अगेन इसमें भी हम लिख देते हैं क्या क्या, पहला हो गया एन टर्मिनस के पास में क्लीव करने वाला एंडोपेप्टिडेज, और उसके बाद में सी एंड से क्लीव करने वाला, यानी कि सी टर्मिनस पे क्लीव करने वाला एंडोपेप्टिडेज, और एंडो है तो हम क्या कहेंगे, एक्सेप्ट द फर्स्ट अमाइनो एसिड, दोनों एंड पे फर्स्ट अमाइनो एसिड नहीं होना चाहिए, बीच वाला जो पार्ट है क्लीवेज तो वहीं से होगा। हमने कहा एंडोपेप्टिडेज कहाँ होगा, दोनों किनारे के सी और एन के पहला अमाइनो एसिड छोड़ दो, उसके बाद में उनके बीच में जितने भी होते हैं अमाइनो एसिड वहां से क्लीव करता है, इसलिए एंडोपेप्टिडेज। एन टर्मिनस से करता है तो हम क्या बोलेंगे उसको, अगेन जैसा मैंने बताया था एन टर्मिनस से क्लीव करें तो हम किसे उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे एमिनोपेप्टिडेज। अभी मैंने आपको बताया था एमिनोपेप्टिडेज है, क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर एमाइन ग्रुप होता है, और सी टर्मिनस के पास में करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बोलेंगे। ये बात पहले से ही आ गई है। तो किसी भी एंजाइम को स्पेसिफाई करना हो तो हम ऐसा लिखते हैं कि अमाइनो एसिड एंजाइम कौन सा है, एंडोपेप्टिडेज कार्बोक्सी पेप्टिडेज का। वैसे भी कार्बोक्सी पेप्टिडेज कहोगे तो मतलब क्या हो गया, सी टर्मिनस से वो क्लीव करेगा। अब देखो यहाँ पे एंडोपेप्टिडेज के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं। अब देखो एन टर्मिनस वाले जो हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, अमाइनो पेप्टिडेज कहते हैं, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, दो के बारे में पढ़ेंगे, दो दो पढ़ेंगे हम इसके अंदर, इसके एग्जांपल्स एंजाइम्स के बारे में। यहाँ पे अपने नाम लिख देते हैं एन टर्मिनस वाले अमीनो पेप्टिडेज के, दो का मैं नाम लिख देता हूँ। कौन कौन सा नाम है, पहला नाम है पेप्सिन, दूसरा है थर्मोलाइसिन। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, पहला हो गया पेप्सिन, ये बीच में, देखिए एन टर्मिनस पे क्या होगा, जिनको एमिनो पेप्टिडेज कहते हैं, इसके हम दो एग्जांपल के बारे में समझेंगे। पहला है पेप्सिन है, ये वाला पेप्सिन हो गया, दूसरा हो गया थर्मोलाइसिन है। अब एग्जाम में अगर पूछ ले कि पेप्सिन किस टाइप का एंजाइम्स होता है तो हम कहेंगे कि ये एंडोपेप्टिडेज एंजाइम होता है, जो कि एंडोपेप्टिडेज है और एमिनोपेप्टिडेज नेचर का है। एंडो मतलब इंटरमीडिएट हो गया, और एमिनोपेप्टिडेज का मतलब एन टर्मिनस के पास ये क्लीव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेप्सिन के साथ में भी क्या है, कुछ रूल्स है, ऐसा नहीं है कि ये जहां मर्जी हो वहीं पर क्लीव कर देगा। पेप्सिन क्या करेगा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वहां क्लीव करता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसकी फेवरेबल साइड कौन सी है, वो है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ये लिखा है, इसका मतलब अमाइनो एसिड है। और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, टायरोसिन व फिनाइल एलानिन। तो यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ कौन कौन से हैं, जैसे कि टायरोसिन आ गया तो उसके पास से ये इसको क्लीव कर देगा, और उसके अलावा फिनाइल एलानिन के बारे में आप जानते हैं, फिनाइल एलानिन, और वो फिनाइल एलानिन भी कैसा होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाम, ये हो गया फिनाइल एलानिन। ये फिनाइल एलानिन और टायरोसिन जैसे जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वहां से ये क्लीव करेगा, और एन टर्मिनस से करेगा, और पहला अमीनो एसिड नहीं होगा, और पास में प्रोलीन नहीं होना चाहिए।
इसी तरीके से अभी हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर, ये बना दिया सी टर्मिनस है। सी टर्मिनस वाले जो एंजाइम्स हैं उसके बारे में हम समझेंगे। 3 एंजाइम्स ले लेते हैं अपने यहाँ पे, 3 एंजाइम ले लेंगे। कौन कौन से हैं? पहला है ट्रिप्सिन, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, ये हो गया ट्रिप्सिन के बारे में आप समझेंगे। और उसके बाद में कौन सा है? काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन, ओके, ये हो गया काइमोट्रिप्सिन के बारे में। और उसके अलावा तीसरा कौन सा है? वो है इलास्टेज, इलास्टेज। इन सभी एंजाइम्स के नाम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन की मैकेनिज्म में आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो नए नाम नहीं है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ये कहाँ से क्लीव करेगा? जहां पे आर्जिनिन और लाइसिन है। ट्रिप्सिन कहाँ क्लीव करेगा? जहां पर क्या होंगे? आर्जिनिन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, आर्जिनिन होगा वहां पे क्लीव करेगा। और उसके अलावा कहाँ क्लीव करेगा? जहां पर होगा लाइसिन होगा। सिमिलरली यहाँ पर बात करो काइमोट्रिप्सिन की, ये अगेन कहाँ करेगा? जहां पे एरोमेटिक, ये कहाँ क्लीव करेगा? जहां पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आ गए हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, ए मतलब अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूं। और एग्जांपल अगेन मैंने आपको बताया था, जैसे कि टायरोसिन है, टायरोसिन, टायरोसिन कैसा होता है? टायरोसिन होता है एरोमेटिक कंपाउंड है। और उसी तरीके से फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, यह नाम लिख देते हैं अपने, फिनाइल एलानिन, ये जो अमाइनो एसिड्स होंगे ये वहां पर क्लीव करेगा, ठीक है। उसके बाद में इलास्टेज है, वो कहाँ करेगा? ये इलास्टेज वाला ये करता है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स के पास में, ये करेगा नॉन पोलर अमाइनो एसिड, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स के पास में क्लीव करता है। अब नॉन पोलर आप जानते हैं जिनमें एलिफेटिक चेन होते हैं, है ना। पोलर तो वो हो गए जैसे आपने एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड पढ़े हुए हैं, ये सारे पोलर है। नॉन पोलर के अंदर आ गए कौन कौन से हैं? जैसे हमने कहा ग्लाइसिन एलानिन भी बात करो तो नॉन पोलर होते हैं, लाइसिन भी क्या होगा? नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, वहां ये इलास्टेज है वो अपना काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद में एक और रह गया, देखिए थर्मोलाइसिन के बारे में हमने बात की थी। थर्मोलाइसिन, ये वाला थर्मोलाइसिन कहाँ पे क्लीव करेगा? जहां पे या तो वेलिन हो, थर्मोलाइसिन की क्या विशेषता है? जहां पर वेलिन होगा वहां पे करेगा। उसके अलावा आइसोल्यूसिन है, वहां से क्लीव करेगा, आइसोल्यूसिन वाली साइट पे क्लीव करेगा। या जहां पे मेथियोनिन आ गया है तो वहां से ये मेथियोनिन वाली साइट है, वहां पे ये क्लीव कर देगा। तो ये सारी सिस्टम आ गया, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है। इन सभी की मैं कुछ की मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा, पूरी बायोकेमिकल मैकेनिज्म, ट्रिप्सिन कैसे डाइजेशन करता है, पेप्सिन कैसे करता है डाइजेशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट के एग्जाम्पल से आप और आराम से और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि एंजाइमेटिक कैसे होता है।